Hello dear student, myself Sanjay sir, physics faculty. Today we will discuss about NCERT class number 12, chapter number 4, moving charge and magnetism. तो स्टूडेंट इस चैप्टर के अंदर हमने काफ़ी सारे टॉपिक का डिस्कशन कर चुके हैं। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि मूविंग चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर या तो पैरेलली एंटर करवाए तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगी उसके बारे में हमने डिस्कस किया। फिर हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का दोनों का कॉम्बिनेशन भी किया, तब उसके अंदर क्या इफेक्ट होगी, जो फोर्स का फॉर्मूला आएगा, नेट फोर्स जो होगा वो क्या होगा, उसका डेरिवेशन देखा था हमने। ओके स्टूडेंट, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो एक ऐसा डिवाइस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका नेम है साइक्लोट्रॉन। तो स्टूडेंट 19th सेंचुरी में जब इन्वेंशन हो रहे थे, मतलब मैं जैसे कि मॉडल्स के बारे में कि हमारा कोई भी मैटर्स है तो मैटर्स कैसे बना होगा, किससे बना होगा, तो साइंटिस्ट लोग का ऑब्जर्वेशन किसके अंदर हुआ, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हुआ। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल में वो लोग ऑब्जर्वेशन कर रहे थे कि कोई भी मैटर्स है या तो कोई भी ऑब्जेक्ट है किसका बना होगा, तो एटम्स का बना है, एटम्स के अंदर क्या होगा। तो एटम्स के अंदर की जो स्टडी करनी होगी हमें, तो एटम्स को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, एटम के अंदर क्या है वो चेक करना पड़ेगा। फिर आया न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस को भी तोड़ के देखना चाहते थे साइंटिस्ट लोग कि न्यूक्लियस भी किसका बना है। तो मतलब में जो न्यूक्लियर स्टडी है, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर समझने के लिए, ओके, कोई क्रिस्टल का स्ट्रक्चर समझने के लिए हमें उसको तोड़ना पड़ता है। तो मतलब तोड़ने के लिए आपको क्या चाहिए, तो कि एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल चाहिए। ओके, मान लो कि आपको कोई एटम्स है आपके पास, और एटम्स का न्यूक्लियस को तोड़ना है, आपको न्यूक्लियस के अंदर क्या है वो चेक करना है हमें। तो उस टाइम पे आपको हेवीली एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल चाहिए। तो चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कौन करेगा, एनर्जेटिक कौन करेगा, तो जो डिवाइस है उसका नाम है साइक्लोट्रॉन। वो क्या करता है, तो कि चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है और उसको एनर्जेटिक बनाता है। ओके, सिंपल सा एग्जांपल दूँ तो स्टूडेंट हमने सीआईडी देखते हैं कि सीआईडी के अंदर भी कि मान लो कि दया को दरवाज़ा तोड़ना हो तो दया को भी एनर्जेटिक होना पड़ता है, ओके, भागते आना पड़ेगा। तो सिमिलर यहाँ पे भी जब आपको न्यूक्लियस तोड़ना होगा तो न्यूक्लियस के अंदर तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन रहते हैं, हमें पता है। तो दोनों एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं, तो कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। वर्ल्ड में स्ट्रॉन्गेस्ट जो फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। तो उसको ब्रेक करना हो तो आपको जो बम्बार्डिंग करा रहे चार्ज पार्टिकल वो कैसा होना चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए, एक्सेलरेटेड होना चाहिए। तो वो एक्सेलरेशन और एनर्जेटिक जो चीज़ है वो कौन प्रोवाइड करेगा, तो वो है साइक्लोट्रॉन। एक साइक्लोट्रॉन ऐसा डिवाइस है जो चार्ज पार्टिकल को एनर्जी प्रोवाइड करता है, उसको एक्सेलरेट करता है, और हम एक्सपेरिमेंट के अंदर उसका यूज़ कर सकते हैं। तो हम इस टॉपिक के अंदर साइक्लोट्रॉन की रिक्वायरमेंट क्यों आई, नीड क्यों आई, ओके, साइक्लोट्रॉन के अंदर कौन से प्रिंसिपल पे वो वर्क करता है, फिर उसका वर्किंग मॉडल देखेंगे, कंस्ट्रक्शन क्या है, फिर उसका यूजेस और लास्ट में ड्रॉबैक भी समझेंगे। ओके स्टूडेंट, तो चलो साइक्लोट्रॉन क्या है आपको पता चल गया। एक डिवाइस है जो क्या करता है, चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है। अभी एक्सेलरेशन करवाने की रिक्वायरमेंट क्यों आई, क्योंकि आपको न्यूक्लियर स्टडी करनी हो, मतलब न्यूक्लियस को ब्रेक करना हो। न्यूक्लियस के पास वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर फोर्स है, ओके, एसएनएफ मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। उसको ब्रेक करना होगा तो आपका चार्ज पार्टिकल कैसा होना चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए। मैंने एक एग्जांपल भी दिया कि सीआईडी के अंदर दरवाज़ा तोड़ना हो तो क्या करते, दया को बुलाते। तो दया को भी दरवाज़ा तोड़ना हो तो भागते आना पड़ेगा, ओके, उसको भी एनर्जेटिक होना पड़ेगा। तो सिमिलर हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो भी कैसा होना चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए, एक्सेलरेटेड होना चाहिए, तभी वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का सामना कर सकता है और न्यूक्लियस को तोड़ सकता है। ओके, क्लियर। तो आपको साइक्लोट्रॉन क्या है वो पता चल गया होगा। ओके, साइक्लोट्रॉन का यूज़ करके आप कोई स्टडी कर सकते हो न्यूक्लियस की, ओके, उसके अंदर रिक्वायरमेंट आता है साइक्लोट्रॉन का। तो स्टूडेंट कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है वो समझते हैं कि ये साइक्लोट्रॉन है और कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करेगा, ओके, तो वो हम समझते हैं। तो स्टूडेंट्स साइक्लोट्रॉन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रिकल फील्ड दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। जो दोनों साथ में परपेंडिकुलर फील्ड लगाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, क्रॉस फील्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे चलो कि हम मैग्नेटिक फील्ड पहले देखते हैं कि मान लो कि मैं क्रॉस से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो स्टूडेंट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब हमारा चार्ज पार्टिकल कैसा हो, परपेंडिकुलर एंटर हो, मान लो कि यहाँ पे अभी v वेलोसिटी से अंदर एंटर हुआ, ओके, तो उसके ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, फील्ड की डायरेक्शन कहाँ पे स्टूडेंट, इनसाइड में है, इनसाइड द प्लेन है। वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ है। तो हमें फोर्स की डायरेक्शन निकालना तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई कर सकते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में ये फादर मदर चिल्ड्रन, ओके, तो हमें फर्स्ट क्या सेट करना होता है, मैग्नेटिक फील्ड को। फादर मतलब फोर्स की डायरेक्शन, मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, चिल्ड्रन मतलब करंट की डायरेक्शन या तो वेलोसिटी की डायरेक्शन। पहले आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को सेट करना है। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन है, तो इनसाइड द प्लेन में आपको मैग्नेटिक फील्ड सेट करना है। ये करंट की डायरेक्शन, वेलोसिटी की डायरेक्शन, तो फोर्स किस तरफ होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, ओके। तो यहाँ पे जो फोर्स होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, एफ वेक्टर, ओके।
स्टूडेंट यहाँ पे जब चार्ज आएगा, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, तो फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी? फोर्स की डायरेक्शन वापस चेक करते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। तो स्टूडेंट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन है, वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन, द फोर्स किस में? अंदर की तरफ, यहाँ पे। ओके, सिमिलर यहाँ पे हम मान लो कि वेलोसिटी इस तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, फोर्स की डायरेक्शन कहाँ पे होगी? मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। तो चेक करते चलो, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड को सेट किया पहले, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ, फोर्स कहाँ पे आएगा? डाउनवर्ड में, तो यहाँ पे डाउनवर्ड में फोर्स आएगा। ओके, सिमिलर ये कोई पॉइंट ले ले, यहाँ पे वेलोसिटी डाउनवर्ड में, तो फोर्स कहाँ लगेगा? अंदर की तरफ। चेक कर सकते हो। ओके, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, यहाँ पे, तो ये फोर्स की डायरेक्शन। ओके, सभी पॉइंट को ट्रेस करें आप तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा। मतलब में जब चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली फील्ड में एंटर करेगा तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा। फोर्स लगेगा मतलब कौन सा फोर्स? तो क्या मैग्नेटिक फोर्स। वो फॉर्मूला भी पता है, एफ एम इक्वल्स टू हम क्या लिखते हैं स्टूडेंट? एफ एम वेक्टर इक्वल्स टू हम लिखते हैं क्यू वी क्रॉस बी वेक्टर। अभी क्रॉस प्रोडक्ट निकाले तो हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट? स्केलर फॉर्म में लिखे तो एफ एम इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट निकलेगा तो साइन थीटा आएगा, डॉट प्रोडक्ट निकलेगा तो कोस थीटा आता है, वो हमें पता है। अभी स्टूडेंट वेलोसिटी और फील्ड की डायरेक्शन ईच केस में क्या है? यहाँ पे 90 डिग्री है, और साइन 90 क्या होता है आपको पता है? वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, तो थीटा आपका क्या होगा? 90 डिग्री। थीटा 90 है तो उस केस में आपका फोर्स का फॉर्मूला होगा एफ एम इक्वल्स टू क्यू वी बी। तो फोर्स लग रहा है यहाँ पे स्टूडेंट, क्यू वी बी जितना फोर्स लग रहा है, इसलिए ये क्या कैसा मोशन करेगा? सर्कुलर मोशन करेगा। जब कोई चार्ज पार्टिकल फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर एंटर होता है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फोर्स लगता है, और उसका मैग्नीट्यूड क्यू वी बी होता है, और क्यू वी बी लगने की वजह से वो क्या होगा? सर्कुलर मोशन करेगा। ओके, सर्कुलर मोशन होता है तो उसके पीछे का रिस्पॉन्सिबल फोर्स कौन सा होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। और यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स को कौन प्रोवाइड कर रहा है? तो क्या मैग्नेटिक फोर्स। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू मैग्नेटिक फोर्स। ओके, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला स्टूडेंट आपको पता है क्या है? एम वी स्क्वेयर बाई आर इक्वल्स टू मैग्नेटिक फोर्स क्या है यहाँ पे? क्यू वी बी। क्लियर? हम आर को सब्जेक्ट बनाए, दोनों साइड से वी को कैंसल, तो आर इक्वल्स टू आपका फॉर्मूला होगा एम वी अपॉन क्यू बी। तो स्टूडेंट यहाँ पे एम वी इक्वल्स टू क्या दिख रहा है? लीनियर मोमेंटम। ओके, पी इक्वल्स टू क्या लिखते हैं? एम वी, तो आपका लीनियर मोमेंटम हुआ। तो यहाँ पे देखो आर इक्वल्स टू पी बाई क्यू बी। ओके, और आप यहाँ पे लिख सकते हो क्यू और बी, तो हम एक्सपेरिमेंट के वक्त मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रख रहे हैं, चार्ज भी कांस्टेंट रख रहे हैं, तो आर किसके ऊपर प्रोपोर्शनलिटी है? तो आर हम प्रोपोर्शनलिटी लिख सकते हैं, आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी, या तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी, क्योंकि मास भी कांस्टेंट होता है। ओके, तो आप बोल सकते हो कि जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज होगा वैसे वैसे रेडियस भी इंक्रीज होते जाएगा। तो मतलब यही प्रिंसिपल के ऊपर साइक्लोट्रॉन वर्क करता है कि साइक्लोट्रॉन कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है स्टूडेंट? तो कि जैसे जैसे रेडियस इंक्रीज होगा वैसे वैसे वेलोसिटी भी बढ़ेगी। और ऐसा भी बोल सकते हैं आप लोग कि वेलोसिटी जैसे जैसे इंक्रीज होते जाएंगे वैसे वैसे जो चार्ज पार्टिकल हो क्या हो जाएगा? उसकी रेडियस भी इंक्रीज होते जाएगा। वेलोसिटी बढ़ेगी, रेडियस भी बढ़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन दिख रहा है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब एंटर कर रहा है तो हमें पता चल गया कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, लेकिन हमें वो नहीं पता चल रहा है कि यहाँ से यहाँ पे आने के लिए कितना टाइम लगेगा, टाइम पीरियड कितना होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो चलो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड हम चेक करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड चेक करने के लिए पहले तो हमें देखना है कि फोर्स लग रहा है तो वर्क डन होगा कि नहीं होगा। तो वर्क डन के लिए स्टूडेंट हमारे पास फॉर्मूला है W इक्वल्स टू वर्क इक्वल्स टू क्या लिखते हैं? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं FD कोस थीटा। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों कैसे दिख रहे हैं? परपेंडिकुलर। देखो यहाँ पे फोर्स अंदर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, तो 90 डिग्री। ओके, टेंजेंशियली है तो थीटा 90, तो कोस 90 कितना होगा? कोस 90 होगा आपका 0। तो यहाँ पे आपका जो वर्क डन है वो वर्क डन क्या दिख रहा है? 0 दिख रहा है। ओके, फोर्स तो लग रहा है लेकिन वर्क डन 0। तो एनर्जी में क्या होगा उस चार्ज पार्टिकल का? तो एनर्जी देखते हैं स्टूडेंट। एनर्जी यहाँ पे फाइंड करना हो तो कौन सी थियरम? वर्क एनर्जी थियरम। ओके, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थियरम। वर्क एनर्जी थियरम था आपका W इक्वल्स टू डेल्टा के। तो W तो 0 है, डेल्टा के मतलब के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल।
डेल्टा के का मतलब होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या दिख रही है आपको यहाँ पे 0 दिख रही है। तो मतलब में फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी आपकी, रिमेन कांस्टेंट। ओके, यहाँ से मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में भी मैं करवाया था, लेकिन यहाँ पे रिकॉल कर लेते हैं। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या हो रही है, चेंज नहीं हो रही है, सेम रह रही है। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी फाइंड करना हो तो ये चार्ज पार्टिकल की, तो हमारे पास सिंपल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ½ mv²। ओके, ये फॉर्मूला, इसमें आपको v की वैल्यू चाहिए, तो v की वैल्यू यहाँ से आप लिख सकते हो। v की वैल्यू क्या आएगी, v इक्वल्स टू आप लिख सकते हो qBr/m। देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, v को सब्जेक्ट बना यहाँ पे। ओके, मिल सकता है ना, qBr/m। ओके, वैल्यू पुट कर दें तो ½ m, यहाँ पे v² की जगह पे q² b²r²/m², v की जगह पे मैंने ये वैल्यू पुट की है। ओके, तो ये m कैंसल आउट, तो वो आंसर होगा ½ q² b²r²/m। ये आपकी काइनेटिक एनर्जी आएगी। ओके, तो ये साइक्लोट्रॉन के अंदर जो प्रिंसिपल था वो उसकी बात की हमने, फिर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी वो हमने डिस्कस किया। ओके, आई होप आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा, नहीं किया हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। मैं टाइम पीरियड भी आपको यहीं पे डिराइव करके दिखाता हूँ, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। तो स्टूडेंट, चार्ज पार्टिकल उसमें मोशन करेगा तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा, तो टाइम पीरियड फाइंड करना हो तो वेलोसिटी का रिलेशन पता है, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो टाइम इक्वल्स टू आप लिख सकते हो डिस्टेंस बाई वेलोसिटी। तो टाइम पीरियड को हम t से डिनोट करते हैं, और डिस्टेंस कितना, तो सरकमफेरेंस जितना, ये सर्कल के सरकमफेरेंस जितना। तो रेडियस से हम स्मॉल r कंसिडर कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी कितनी, तो क्या वेलोसिटी के लिए हमारे पास फॉर्मूला था, कौन सा आया था, v इक्वल्स टू qBr/m। तो स्टूडेंट यहाँ पे टाइम पीरियड t इक्वल्स टू आपका फॉर्मूला देखो 2πrm/qBr, r कैंसल आउट, तो टाइम पीरियड t इक्वल्स टू 2πm/qB आपका रिलेशन है। ओके, इसके ऊपर से आपको फ्रीक्वेंसी निकालना हो, साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी, तो आप निकाल सकते हो साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी। f इक्वल्स टू होता है 1/t, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी f इक्वल्स टू आप लिख सकोगे 2πm/, रेसिप्रोकल है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हो qB/2πm। तो स्टूडेंट, साइक्लोट्रॉन की जो फ्रीक्वेंसी है साइक्लोट्रॉन के अंदर वो क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल है। ये जो इंडिपेंडेंट हिस्से, तो मतलब में जो रेडियस बनेगा सर्कुलर मोशन का उससे इंडिपेंडेंट है, मतलब फ्रीक्वेंसी आपकी चेंज नहीं होगी कि आपकी वेलोसिटी बढ़ने से रेडियस बढ़ेगा, लेकिन उसमें आपकी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। ओके, ये फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, मतलब यहाँ स्टार्ट हो रहा है वहीं पे आने की जो फ्रीक्वेंसी है वो रिमेन कांस्टेंट रहेगा। ओके, क्लियर है, तो इतना नोट करो। एंगुलर, आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड करने बोले तो आपको रिलेशन पता है, उसके ऊपर से भी लिख सकते हो। ओके, ये वाला रिलेशन पता है ना, ओमेगा इक्वल्स टू RV, V इक्वल्स टू R ओमेगा, V इक्वल्स टू R ओमेगा, तो ओमेगा इक्वल्स टू V/R। तो V की वैल्यू है आपके पास, V की वैल्यू कितनी थी, V की वैल्यू हमने यहाँ पे रखी थी qBr/m/R। तो qB/m ये आपका एंगुलर क्या हो जाएगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, ये ओमेगा इक्वल्स टू qB/m। ओके, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ओके, इतना नोट करके रखो। अभी इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं साइक्लोट्रॉन का कंस्ट्रक्शन, वर्किंग। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल नोट कर लो ये। ओके स्टूडेंट, अभी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग देखते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ डायग्राम्स बनाए हैं जो साइक्लोट्रॉन डिवाइस के हैं। स्टूडेंट, यहाँ पे जो साइक्लोट्रॉन डिवाइस है उसके अंदर दोनों फील्ड का यूज़ होता है। दोनों फील्ड मतलब कौन से फील्ड, इलेक्ट्रिकल फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। तो स्टूडेंट, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल्स चाहिए,
एक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल। और ये बात भी क्लियर रखना है कि कभी भी मोनोपोल क्रिएट नहीं होते, इसके पीछे पोर्शन होगा, साउथ पोल होगा, इसलिए मैंने इसको इस शेप में दिखाया। ओके, मैं कट करके एक ही पोल नहीं दिखा सकता क्योंकि मोनोपोल कभी भी क्रिएट नहीं होते हैं, वो डाइपोल ही होगा मैग्नेट के अंदर। ये चीज़ माइंड में क्लियर रखना। तो मतलब नॉर्थ उसके पीछे कौन सा होगा, साउथ पोल होगा ही होगा, और यहाँ पे साउथ उसके पीछे नॉर्थ पोल होगा ही होगा, क्योंकि डाइपोल में ही बनते हैं मैग्नेटिक, जो मैग्नेट होते हैं वो डाइपोल में ही रहेंगे, कभी भी मोनोपोल नहीं होंगे। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगाने के लिए दो हमने मैग्नेट रखे, एक नॉर्थ और उसका साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है नॉर्थ टू साउथ, मतलब ये नीचे की तरफ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। उसके अंदर ये जो आपको दिख रहा है डी शेप का, ओके, ऐसा जो कुछ कंस्ट्रक्शन दिख रहा है आपको, ये जो शेप दिख रहा है, ये डी शेप का एक होलो कंडक्टर होता है। ओके, मैं एक ही पार्ट दिखा रहा हूँ, ऐसे दो होते हैं। ओके, ये पूरा होलो होता है, ये रीजन पूरा इससे अंदर से होलो होता है। ओके, ये पूरा होलो होगा। ओके, आप कोई बॉक्स को कट करोगे तो पूरा अंदर से होलो होता है ना, वैसे। तो ये पूरा एक होलो कंडक्टर है, उसका शेप डी शेप का है, डी जैसा दिख रहा है, इसलिए इसको डिस बोला गया है। ओके, अभी इस डिस्क को क्या किया, दोनों साइड बैटरी लगा दिए। और बैटरी कैसे लगाई, दो डायग्राम मैंने दिखाया यहाँ पे। एक डायग्राम है वो साइड व्यू, साइड से देखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, और ऊपर से देखोगे टॉप व्यू तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ओके, मैंने दोनों डायग्राम बनाए, आप ये इजी डायग्राम बना सकते हो, ये तो सिर्फ अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ। ओके, अच्छे से समझ में आया इसलिए। तो स्टूडेंट, ये डिस्क को क्या करना है, तो क्या आपको मैग्नेटिक फील्ड हमने यहाँ पे रखा है। मैग्नेटिक फील्ड किससे रखा है, तो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करने के लिए हमने स्ट्रॉन्ग मैग्नेट तो रखे, लेकिन मुझे इलेक्ट्रिकल फील्ड चाहिए। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसे प्रोड्यूस होगा, तो आपको बैटरी लगानी पड़ेगी। दो तरह की बैटरी होती है, एक तो AC और DC। तो स्टूडेंट, ये वाला जो सिंबल होता है उसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। यहाँ से AC सोर्स लगाया हुआ है, ये सिंबल AC का है। DC का सिंबल स्टूडेंट हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये DC का सिंबल है, प्लस माइनस। और HT का मतलब होता है हाई टेंशन बैटरी, हाई टेंशन ऑसिलेटर। मतलब ऑसिलेटर मतलब चेंज होते रहेगा वो, इसका प्लस माइनस चेंज होगा कुछ सर्टेन फ्रीक्वेंसी के बाद। तो स्टूडेंट, यहाँ पे मान लो कि प्रोसेस समझते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है आपके पास। पॉजिटिव चार्ज को हम, ये गैप होती है डिस्क के बीच में, जहाँ पे क्या होगा, ये मैग्नेट जो हमने क्या किया है, डिस्क को कनेक्ट किया है बैटरी से। तो बैटरी की वजह से, कनेक्शन की वजह से यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में क्या होगा, मैग्नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस होगा। ये जो यहाँ पे रीजन में क्या होगा, ये पूरा मेटेलिक है, तो ये रीजन में जो ये बीच वाला जो रीजन है उसमें क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस होगा। किसके वजह से, तो ये एक्सटर्नल जो हमने बैटरी लगाई है, कनेक्शन लगाई, उसके वजह से। तो स्टूडेंट, फील्ड लगने से क्या होगा, तो हमें पता है E = F/Q होता है। तो F = हम लिख सकते हैं QE। तो मतलब में इलेक्ट्रिकल फील्ड रखने से ये जो पॉजिटिव चार्ज रखा है, प्रोटॉन जो रखा है, उसके ऊपर फोर्स लगेगा। फोर्स लगेगा तो क्या करेगा, तो फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि मास है उसके पास। तो Ma = QE, तो A = QE/m, इतना कुछ एक्सेलरेशन लगेगा। पहले इसके पास वेलोसिटी 0 थी, उसमें से कुछ v वेलोसिटी वो लेगा। अभी एक्सेलरेट करेगा तो देखो, ये यहाँ से यहाँ पे जाएगा, v जितनी वेलोसिटी से अंदर एंटर हुआ। अभी स्टूडेंट, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, क्रॉस है, मतलब इस तरफ है, अंदर की तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, अंदर की तरफ, प्लेन ऑफ पेपर देखें हम, इसके अंदर देखें, ये बोर्ड के प्लेन के अंदर है, और वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ, मतलब दोनों के बीच में डिग्री कितना होगा, एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर जब चार्ज एंटर होता है मैग्नेटिक फील्ड में, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है ये रीजन में, ओके, ओनली वहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड है। ये रीजन में क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो सर्कुलर मोशन करता है। तो इतना इसको क्या करवाएगा, बेंड कर देगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लगने की वजह से चार्ज पार्टिकल की जो डायरेक्शन वो चेंज हो जाती है, वो बेंड हो जाती है, वो सर्कुलर मोशन करता है। ओके, तब इतने रीजन तक उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। फिर जैसे ही यहाँ पे पहुँचेगा, ये सोर्स कैसा है, अल्टरनेटिंग सोर्स है, तो यहाँ से ये चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, तो फील्ड की डायरेक्शन तुरंत ही चेंज हो जाएगी जब यहाँ पे पहुँचेगा। तब फील्ड की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, फोर्स लगने से एक्सेलरेशन होगा, वेलोसिटी इंक्रीज होगी, वेलोसिटी इंक्रीज होगा तो ये आगे ऐसा बढ़ेगा, क्योंकि हमारा जो रिलेशन था वो पता है आपको, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V। तो V बढ़ने से इसका रेडियस भी बढ़ेगा, तो यहाँ पे रेडियस बढ़ा, वापस फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, टर्मिनल चेंज होगा, फील्ड चेंज होगा, वापस से बढ़ेगा। इतने रीजन तक वेलोसिटी सेम रहेगी, फिर यहाँ से वो इंक्रीज होगी,
वेलोसिटी इंक्रीज होने के साथ रेडियस भी बढ़ेगा, और वो जितना ज़्यादा एक्सेलरेट होते जाएगा, और एक बार हम यहाँ पे मान लो कि कोई टारगेट रखे तो यहाँ से एक विंडो से इसको यहाँ पे बम्बार्डिंग करा सकते हैं। तो बस यही प्रिंसिपल के ऊपर साइक्लोट्रॉन वर्क करता है कि वेलोसिटी बढ़ने से उसका रेडियस बढ़ता है, रेडियस बढ़ते ही जाएगा, वो एक्सेलरेटेड होते जाएगा, इतना ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाएगा कि हम उसको कोई न्यूक्लियर की स्टडी करने चाहते हैं तो उसके अंदर हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये कंस्ट्रक्शन में आप क्या लिख सकते हो, तो कि ये पूरा अरेंजमेंट को आप लिख सकते हो कि हमने क्या लिया, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लिया है, उसके अंदर एक कंडक्टिंग डिस्क रखी है, डिस्क का शेप डी शेप का है और वो अंदर से होलो है, इनसाइड में होलो है, और उसको क्या करना है, बैटरी से कनेक्ट करना है। वो बैटरी कैसी होनी चाहिए, एसी होनी चाहिए, अल्टरनेटिंग होनी चाहिए। ओके, अभी स्टूडेंट यहाँ पे देखो कि यहाँ तक आने में, यहाँ से यहाँ पे आए तो यहाँ से यहाँ पे वापस आएगा तो वो जो टाइम पीरियड होता है वो फिक्स होता है, फ्रीक्वेंसी होता है वो फिक्स होता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला एफ इक्वल्स टू हमारे पास आया था 2πm/qb। तो ये रेडियस से इंडिपेंडेंट था, मतलब रेडियस बढ़ रहा है लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। मतलब यहाँ से जब चालू होगा वापस यहाँ पे आएगा तो वो जो फ्रीक्वेंसी है वो सेट की जाती है कि जो चेंज होने की जो फ्रीक्वेंसी है वो फिक्स होती है साइक्लोट्रॉन के अंदर के। ये प्लस माइनस टर्मिनल जो चेंज होते रहते हैं, ओके, जो डायरेक्शन पोलैरिटी चेंज होती रहती है वो फिक्स होती है, फ्रीक्वेंसी रेडियस से इंडिपेंडेंट है, उस पर डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए ये रेडियस बढ़ने से भी फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं होगा। ओके, क्लियर, ये बात समझ में आई, ये अरेंजमेंट भी समझ में आया होगा। ओके, अभी यूजेस क्या है, तो हम चार्ज पार्टिकल का यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं, तो ये न्यूक्लियर स्टडी करना हो कि न्यूक्लियस के अंदर हमें बम्बार्डिंग कराना हो, ओके, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के अगेंस्ट में हमें एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल को लेके वो न्यूक्लियस को ब्रेक कर सकते हैं, न्यूक्लियस के अंदर के जो भी पार्टिकल्स उसका स्टडी कर सकते हैं, न्यूक्लियर स्टडी कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट वही है आपका साइक्लोट्रॉन का यूज़ है। दूसरा क्या है, तो कोई सॉलिड के अंदर आपको कोई आयंस को रखना हो तो आप एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल को अंदर रख सकते हो, एक्सेलरेटेड करवा के सॉलिड के अंदर रख सकते हो। ओके, रेडियोएक्टिव मटेरियल है उसका यूज़ भी आप मेडिकल पर्पस में करते हो तो वहाँ पे भी चार्ज पार्टिकल का यूज़ होता है। कोई थेरापी का यूज़ कर रहे हो, मान लो कि आप कोई ट्रीटमेंट करवा रहे हो, ओके, तो उसके अंदर भी चार्ज पार्टिकल की रिक्वायरमेंट होती है। तो चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल चाहिए, एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल चाहिए, तो एनर्जी देने का काम कौन करेगा, साइक्लोट्रॉन करेगा। ओके, तो चलो यूजेस तो पता चल गए, कुछ ड्रॉबैक भी होने चाहिए इसके। तो ड्रॉबैक्स क्या है, ओके, लिमिटेशन क्या है इसके, तो लिमिटेशन स्टूडेंट ये है कि ये ओनली चार्ज पार्टिकल को ही एक्सेलरेट करवा सकता है। चार्ज पार्टिकल में कौन से है, तो क्या अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन, ओके, इलेक्ट्रॉन को भी करवाता है, तो नहीं, इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल तो है लेकिन वो लाइटर है, तो लाइटर मास वाले को वो कभी एक्सेलरेट नहीं करवा पाएगा। जो हैवियर मास वाले जो चार्ज पार्टिकल है उसको ही एक्सेलरेट करवा पाता है साइक्लोट्रॉन। तो फर्स्ट ड्रॉबैक क्या है, तो कि लिमिटेशन ये है फर्स्ट कि वो ओनली चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाएगा, न्यूट्रल जैसे कि न्यूट्रॉन है उसको वो एक्सेलरेट नहीं करवा सकता, और ओनली हैवियर मास वाले जो चार्ज पार्टिकल्स है उसको ही एक्सेलरेट करवा पाएगा, जो लाइटर मास वाले उसको एक्सेलरेट करवा नहीं पाएगा। ओके, तो ये इसके कुछ लिमिटेशन है। तो उस लिमिटेशन को या इस ड्रॉबैक को रिमूव करने के लिए एक दूसरा डिवाइस बनाया गया जिसका नाम है सिंक्रोट्रॉन। ओके, सिंक्रोट्रॉन, ये साइक्लोट्रॉन है उसको बोला जाता है सिंक्रोट्रॉन। तो सिंक्रोट्रॉन एक वर्ड याद रखना कि साइक्लोट्रॉन की लिमिटेशन रिमूव करने के लिए, तो ड्रॉबैक रिमूव करने के लिए जो डिवाइस है उसका नेम क्या है, तो सिंक्रोट्रॉन करके एक डिवाइस है। ओके, तो ये साइक्लोट्रॉन एक थियोरिकल टॉपिक था जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। डायग्राम कंस्ट्रक्शन आपको लिखना है, वर्किंग भी मैंने समझा रही है कैसे वर्क करता है वो। ओके, यहाँ पे यूजेस भी मैंने लिखे हैं तो आप अच्छे से नोट कर लो। ओके, थैंक यू।